अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब मैं ब्रांड्स की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जी आजकल तो ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है और हर कोई अपने ब्रांड की शॉपिंग करने के लिए कभी मोहल्ला स्टोर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग और फिर कभी बड़े बड़े मॉल्स की तरफ। लेकिन भाई ये सवाल तो इस बात का है, पैसे जेब में होंगे तो शॉपिंग करेंगे ना ब्रांड की, कि नहीं करेंगे। तो अब क्या करें पैसे के बारे में। जब हम आजकल के दौर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी आज के तेज़ी से बदलते हुए माशी दौर में सिर्फ कमाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस कमाई को सही तरीके से बचाना और दानिशमंदानी से सरमायाकारी करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर हम स्मार्ट सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ हमारे आज को महफूज बनाती है बल्कि एक मुस्तहकम और खुशहाल कल की बुनियाद भी रखती है। तो किस तरह अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को सही आपकी अगर गाइडलाइंस आपको मिल जाएं तो आप इसको बहुत बड़ी फ़ायदा मंद सरमायाकारी में भी बदल सकते हैं, ताकि फिर आप अपने पसंद के तमाम ब्रांड्स की शॉपिंग भी मज़े से कर सकें। तो आज पिछले 2-3 हम ऐसे शोज़ कर चुके हैं इसके ऊपर भी कि किस तरह स्मार्ट सेविंग्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की जा सकती हैं पाकिस्तान में रहते हुए। और आज का हमारा ब्रांड है JS इन्वेस्टमेंट्स। पिछले लास्ट 2 शोज़ पे भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी और मिस्टर मोहम्मद दानिश खान हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। ही इज़ AVP कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रॉम JS इन्वेस्टमेंट्स। और हमने म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी पिछले 2 शोज़ में कि किस तरह म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सेविंग्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आज मैं कहती हूँ कि पिछले ही 2 शो की कंटिन्यूएशन का एक आज शो समझ लेते हैं हम। बिल्कुल एक नए स्टाइल में सेविंग्स कैसे करें, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा समझ के फायदा उठा सकें। लोग बहुत परेशान हैं भाई आजकल, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि बैंक में पैसे रखें कि नहीं रखें या कहाँ इन्वेस्ट करें। हर किसी की ज़बान पे ना यही सवाल होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो क्या करें? म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा पिछले शोज़ में बात किया था, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस पर दोबारा से कुछ शुरू करें। बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड्स का जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि बेसिकली बैंक से कंपैरेटिवली रिटर्न्स थोड़े से बेहतर होते हैं। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इसको सिंपली इस तरह से समझते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के पैसे जमा किए जाते हैं, एक पूल ऑफ मनी बनाया जाता है और इस पूल को फिर आगे फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है थ्रू प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनके ज़रिए इन पैसों को मुख्तलिफ मार्केट्स में फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है जिससे रिटर्न्स जनरेट होते हैं जो कंपैरेटिवली आजकल के सिनेरियो में बैंक के यानी PLS अकाउंट के रिटर्न्स से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं। और फिर उसमें फर्दर आगे एलोकेशंस होती हैं कि आप डिफरेंट मार्केट्स हैं, मनी मार्केट, इनकम, इक्विटी, कि आप किस तरह के फंड्स को चूज़ करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक और फिर वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं। सो कंपेयर टू बैंक्स म्यूचुअल फंड्स आर बेटर कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं क्या वो भी लो रिस्क और हाई रिस्क होते हैं? बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैंने जिक्र किया मनी मार्केट, तो अगर हम लो रिस्क की बात करें कि वो इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहते हैं, तो उनके लिए लो रिस्क कैटेगरी के मनी मार्केट फंड्स होते हैं। फिर मीडियम रिस्क प्रोफाइल के इनकम फंड्स हैं। फिर कुछ लोगों के लिए बैलेंस्ड फंड सूटेबल होते हैं, यानी जिनके पास कुछ चांसेस होते हैं कि वो इक्विटी साइड का एक्सपोजर ले सकें ताकि हाई रिटर्न्स की तरफ जाएं। और फिर जो तेज़ी से अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए इक्विटी साइड के फंड्स होते हैं। ये तमाम ऑप्शंस कन्वेंशनल में भी और इस्लामिक दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों ऑप्शंस मौजूद बिल्कुल। तो स्टॉक में भी इसी तरह डायरेक्टली कोई डिफरेंस होता है इन दोनों, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स? अच्छा देखें, थोड़ा सा इसको क्रिटिकली समझना पड़ेगा। स्टॉक्स में हम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट करता है, इक्विटी बेस्ड फंड्स होते हैं और इंडेक्स ट्रैकर फंड्स होते हैं। आप जब डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने बात शुरू की, तो मैं उसी को एग्जांपल लेता हूँ कि शॉपिंग करते हैं, ब्रांड्स देखते हैं। तो जब भी कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप सर्टेनली ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कौन सा बेहतर है, किस में क्या फ़ायदे हैं और किसकी रेटिंग्स आजकल अच्छी आ रही हैं, रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं।
तो इसी तरह लें कि अगर आप कोई शेयर बाय करने जा रहे हैं तो आपको कोई एक कंपनी का शेयर खरीदने के लिए उसके फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पास देखना पड़ेगा। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारा काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, जो कि रिसर्च टीम कर रही होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। सही बात। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा फायदा है कि आपको बाइंग एंड सेलिंग की टाइमिंग्स ही देखनी पड़ेंगी कि कब बाय करना है, कब खरीद बेचना है, और रिस्क फैक्टर जो आप कम मिटिगेट कर सकते हैं वो फंड मैनेजर ज़्यादा बेहतर तरीके से कम कर देता है। प्लस फिर फंड मैनेजर्स एक ही वक्त में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। मेरे अगर आप ये खुद करेंगे तो आपको एक डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो चांसेस हैं कि अगर आप खुद जाके डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें तो आप वो रिटर्न्स ना कमा पाएं जो एक म्यूचुअल फंड में आने के बाद आपको मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में हर वो शहरी इन्वेस्ट कर सकता है जो 18 साल से ज़्यादा हो, और इनफैक्ट उससे कम भी। और वो लोग सर्टेनली जो अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे सेविंग सब करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन वो सेविंग्स का एक ड्रॉबैक ये है कि वो सेविंग आपकी जो घर में है वो उतनी ही रहेगी 1 साल बाद भी। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेविंग की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हर वो शख्स जो थोड़ी बहुत सेविंग करता है, अपने पैसों को ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, और पैसों को मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है, और उसके कुछ गोल्स हैं सर्टेनली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, सैलरीड लोग भी हैं। हर वो शख्स जो अपना मुस्तकबिल थोड़ा सा बेहतर देखना चाहता है फाइनेंशियली, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और इसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात की थी कि ये ज़रूरी है और ये सबको आनी चाहिए, और एटलीस्ट अपनी अपने फ्यूचर के लिए उसको ज़रूर थोड़ा सी प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के भूल जाएं या एक अरसे के बाद आपको लगे प्रॉफिट तो निकाल लें, आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, देखिए, इसको ऐसे समझें कि आपने कोई गोल बनाया, ठीक है, तो आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपने लेट से 1 हफ्ते तक एक चीज़, या इसको डाइट प्लान से कंसिडर करते हैं ऐसे कि आप अगर लेट से वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आप वेइंग मशीन पे सिर्फ महीने बाद खड़े होंगे, या आपको रहेगा कि मैं 2 दिन बाद चेक करूँ कि कितना कम हुआ? मैं तो रोज ही करूँगा। एग्जैक्टली। तो इसको ट्रैकिंग बिल्कुल इसी तरह है कि आप अपने गोल्स के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को चेक करें, ट्रैक करें कि क्या ये मेरे गोल्स के मुताबिक चल रहा है। जो मैंने टारगेट सेलेक्ट किया है कि लेट से 1 साल बाद मुझे इतना सम ऑफ मनी चाहिए, तो क्या मेरे रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू माय गोल्स हैं? तो इसलिए ट्रैकिंग इसकी आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे सभी एएमसीज के साथ जेएस इन्वेस्टमेंट पे ऑनलाइन पोर्टल है, व्हाट्सएप बॉट है, मोबाइल ऐप है, तो आप डेली बेसिस पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, और ट्रैक करना भी चाहिए, और अपने गोल्स को के साथ इसको आपको एडजस्टमेंट भी करनी चाहिए। सो ट्रू। जेएस इन्वेस्टमेंट में कोई अगर म्यूचुअल फंड या और दूसरे प्रोडक्ट में आपके इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है कि आपको सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और हमारा अकाउंट बैंक अकाउंट से ज़्यादा आसान है। यानी हम मुश्किल से आसान अकाउंट के लिए 6 से 7 चीज़ें पूछेंगे आपसे, और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। हमारा टोल फ्री नंबर अगर सब नोट कर लें, वो है 0800 008887। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0800 008887। और वेबसाइट हमारी है jsil.com। तो आप यहाँ पे कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग से पहले, अकाउंट ओपनिंग के दौरान, अकाउंट ओपनिंग के बाद हर तरह की सर्विसेज हमारी टीम यहाँ पे आपको दे रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए दानिश के चले म्यूचुअल फंड्स पे तो लोग इन्वेस्ट करें, या और डिफरेंट टीडीआरस हैं, डिफरेंट चीज़ें लोग इन्वेस्ट करें। अच्छा, रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं वो ज़ाहिर है हर किसी को इस एज तक तो पहुंचना ही होता है, और समहाउ रिटायरमेंट प्लान्स अगर आप पहले से ही कर रहे हों तो आपकी रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी गुजरती है। तो इस पर क्या आप कहेंगे कि क्या पाकिस्तान को देखते हुए यहाँ पर लोग इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, देखें, अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग इसको देखते नहीं हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा। तो अगर हम देखें कि रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली कोई लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है कि एक इंसान जो सारी ज़िंदगी कमाता है, उसे एक आदत है रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम की, और एकदम से उसकी इनकम ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ती हैं, डिपेंडेंसीज बढ़ती हैं दूसरे लोगों पे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इनकम से।
सही। तो जो आज आपकी सेविंग्स की वैल्यू है मुमकिन तौर पे वो कल नहीं रहेगी, और आपकी रिटायरमेंट तक तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में, और फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास एज सच कोई आप कहें कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई ज़्यादा मौके होते नहीं हैं। कोई स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लान नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद उनको मंथली पेंशन या उनकी जो इनकम है वो जारी रहेगी। तो इसके लिए हमें अपनी उस ज़िंदगी में जिस दौरान हम कमा रहे हैं उसी में इक़दाम करते हुए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लान लेना होता है जो हमें रिटायरमेंट के बाद हमारी इनकम को जारी रखे। तो ज़ाहिर है ऐसे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी, आपकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी जहाँ पे डॉक्टर्स के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आजकल के इस महंगाई के दौर में जहाँ ना कुछ बैंक में पैसे रखने से कुछ मिल रहा है ना कुछ, तो क्या लोग रिटायरमेंट प्लान कैसे करें? मुझे आप बताएं कि डेली नीड्स ही हैंड टू माउथ हर कोई रह रहा है, तो किस तरह आप इसको करें? और बहुत सारे मिथ्स इतनी कॉमन है कि रिटायरमेंट प्लान्स और इसके ऊपर, तो उस पर कुछ क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मिथ्स तो बहुत कॉमन है। एक हमारे यहाँ एक बिल्कुल आम जुमला सुनने को मिलता है कि ये इसमें तो भी बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। और वो बात आती है या नहीं आती, ज़िंदगी आपको मौका देती है उस बात का, या ये कुछ भरोसा नहीं है। वक्त दिन ब दिन गुजरता जा रहा है, हर आने वाला कल हमें ये बताता है कि वक्त तो गुजर रहा है और रिटायरमेंट करीब है। तो यही वक्त आपका साथी बनता है अगर आप सही वक्त पे डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। यानी आपने अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, आपने काफ़ी साल हैं आपकी रिटायरमेंट में, तो आपके पास पैसे को ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आप अर्ली एज में शुरू करें, अर्ली एज में शुरू करके रेगुलर कंट्रीब्यूशन, बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स आप इन्वेस्ट करें, फ्रीक्वेंटली करें, और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में कि ऐसा नहीं है ऑन एंड ऑफ में कभी कर दी कभी नहीं की। आपने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो अपने साथ तो आप सीरियस हो सकते हैं। तो अपने मुस्तकबिल के लिए आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करें। रिटायरमेंट प्लान में हम आगे जिक्र करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से सेविंग्स कर सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट क्या होता है, और रिटायरमेंट प्लान में यानी वॉलंटरी पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और कोशिश करेंगे कि देखेंगे म्यूचुअल फंड से, जैसे आपने जिक्र किया, बैंक अकाउंट्स का आपने काफ़ी जिक्र किया, कि ये इनसे किस तरह से मुख्तलिफ और बेहतर है, पर्टिकुलरली फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। बिल्कुल। वैसे आपने ये बात तो सही की, क्योंकि जब हम यंग एज में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे भाई छोड़ो सेविंग को, जो आज ज़िंदगी है पहले वो तो जीने, कल के बारे में बाद में सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तो क्या प्लान्स हैं आपके पास, वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स हैं, ये क्या है, हाउ डज इट वर्क्स? बिल्कुल सही है। इसको सिंपली आसान जवाब तरह से कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन करने की, ताकि सबको समझ आ जाए। देखें, इसमें आप सिंपल, जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है या म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट ओपन होता है, इसी तरह से एक अकाउंट आपका खुलेगा जेएस इन्वेस्टमेंट्स के साथ, या कहीं पे भी आप जहाँ पे रिटायरमेंट प्लान अपना चूज़ करना चाहें, वहाँ पे आप इनिशियली अकाउंट ओपन करेंगे। उसके साथ आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे कि आप मंथली, क्वार्टरली या सालाना, जिस तरह भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, डिसिप्लिन के साथ आप एक रियलिस्टिक अमाउंट सोच लेंगे कि इतना मुझे इस फंड में करना है। फिर उसके बाद आप अपनी एलोकेशंस चूज़ करेंगे। अच्छा, एलोकेशंस क्या होती हैं, या इसको और अगर ड्रिल डाउन करके आसानी से समझाऊं कि जैसे रिस्क की हमने बात की थी, या कितने तरह के फंड्स हैं उसकी बात की थी, तो इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। यानी कि एक पोर्शन इक्विटी साइड है, डेट है, और फिर मनी मार्केट है। तो इसको हम वीपीएस या रिटायरमेंट प्लानिंग में सब फंड्स का नाम देते हैं। आप मल्टीपल ऑफ ऑल सब फंड्स में थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे हर महीने लेट से मैं अगर 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो इसमें से 5,000 इक्विटी में जाएं, 2,500 डेट में जाएं, 2,500 मनी मार्केट में जाएं। मैं उसको सब डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये आप साल में 2 दफ़ा चेंज भी कर सकते हैं। लेट से आपको लगे, ऐसा नहीं है कि आप फंस गए तो हयात आपको इसी में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको लगे कि इक्विटी मार्केट का पीरियड अभी अच्छा नहीं चल रहा, मैं 2 साल बाद इक्विटी का एक्सपोजर ले सकती हूँ, तो आप इनकम और मनी मार्केट में आ सकती हैं। और वाइस वर्सा, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी तरह चल रही है, बूम चल रहा है, रेगुलर प्रॉफिट्स आपको इक्विटी में ज़्यादा तेज़ी से मिल सकते हैं, तो आप अपना मेजर पोर्शन इक्विटी में रख सकती हैं। तो यहाँ पे एलोकेशंस की भी आगे इजाज़त होती है कि आप परसेंटेजेस डिवाइड कर सकते हैं अपनी मंथली कंट्रीब्यूशंस पे, और जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है टैक्स रिबेट का। ओके, ठीक है। ठीक,
जो अब बाकी म्यूचुअल फंड में तो नहीं मिलता। नहीं, आप म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता। तो एक जो सैलरी क्लास लोग हैं और इनफैक्ट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी, उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। तो उसमें होता ये है कि आप अपनी, मैं बिल्कुल अगर इन वन स्टेटमेंट बताऊं, अपनी 20% ऑफ इनकम इन्वेस्ट करते हैं टू सेव 20% ऑफ टैक्स। ठीक है। अब आप बताएं आपको क्या समझ आया था कि मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% टैक्स रिबेट भी मिल रहा है, सेम। बिल्कुल इस तरह समझे। यानी मैंने अगर समझे 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर, एक एग्जांपल चलो 2 लाख ले लेते हैं, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 2 लाख हमने डाल दिया इसमें, फिर क्या होगा इसमें, कितने 20% ऑफ और 20% ऑफ योर एनुअल इनकम। अच्छा ठीक है। लेट से अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी की एनुअल इनकम 24 लाख रुपए है, तो उसका सालाना टैक्स कितना होगा? 20% ऑफ नहीं, 24 लाख ऑफ एनुअल इनकम पे आपका जो करंट टैक्स स्लैब्स हैं उसके मुताबिक आपका सालाना टैक्स होगा 1,62,000। ठीक है। ठीक है, जो आपको डिवाइड बाई 12 करके मंथली डिडक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे हाँ। तो अगर आप 4,80,000 इसमें इन्वेस्ट करेंगे विच इज 20% ऑफ 2.4 मिलियन, तो आप अपने 162,000 टैक्स का 32,400 रुपीज सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं और इस पे रिबेट मिल जाएगा। इस पे आपको यानी कि आपको टैक्स कम हो जाएगा, 162 में से 32 माइनस हो गया, प्लस फिर जो आपने 480 इन्वेस्ट किए हैं उस पे आपको रिटर्न भी मिल रहा होगा। दैट मीन्स के डबल बेनिफिट है, एक तरफ आप रिटर्न भी कमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना जो सालाना टैक्स है वो भी बचा रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसमें जो है वो आपने सिंपल तरीका यही बताया कि आपने बैंक अकाउंट खोलना है सबसे पहले। अकाउंट खोलना है रिटायरमेंट का, वीपीएस, जैसे हम यंग एज पे या फ्रीलांस या बिजनेसमैन कोई भी है तो वो पहले किस मतलब किसी भी एज में 18 आप हुए, बस आपका 18 साल की उम्र होनी चाहिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, तो तभी ये खुल सकता है या एक सर्टेन एज है? नहीं, 18 साल के बाद, यानी जब आपके पास एनआईसी मौजूद है तो आप खोल सकते हैं। बिल्कुल 18 साल में अपनी 60 साल के बारे में सोचना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। नहीं मैं ऐसे ही कह रही हूँ, कुछ लोग हो भी सकते हैं ऐसे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 60 साल तक का सोचें। ठीक है। आपके पास इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक या तो आप अपनी रिटायरमेंट एज सेलेक्ट कर लें जो कि मैच्योरिटी कहलाती है, दैट इज 60 to 70 years ऑफ योर एज, या 25 years ऑफ द फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट। लेट से अगर किसी ने 20 साल में अकाउंट खोला तो अपनी रिटायरमेंट एज 45 years सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो उस वक्त भी उसकी मैच्योरिटी हो सकती है जिसमें वो अच्छा खासा अमाउंट जमा कर लेगा। तो और इसी तरह से आप अगर 60 रखें तो आप टिल 60 कर लें। अच्छा इसमें कोई मिनिमम अमाउंट होता है या आप किसी भी अमाउंट से आप कर सकते हैं? मैंने 500 रुपये से शुरू करें अगर आप यंग एज में। अच्छा देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितने अमाउंट की ज़रूरत है। क्या आपके लिए 10 करोड़ रुपए काफ़ी होंगे 60 साल के, या रिटायरमेंट के बाद आगे वाली ज़िंदगी के लिए, या आपके लिए 1 करोड़ रुपए भी काफ़ी होते हैं, या सिर्फ इसी तरह 10 लाख रुपए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। जो आपका टारगेट है और सर्टेनली फिर वो चीज़ कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसका कितना पोर्शन आप डेडिकेटेडली अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो ऑब्वियसली जब आप अपनी रिस्क एपेटाइट को देख रहे होते हैं प्लस अपने गोल्स को देख रहे होते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं मेरे मिनिमम इज़ 500 to 1000 रुपीज़। अच्छा म्यूचुअल फंड्स और जो आपका वॉलंटरी पेंशन स्कीम फंड है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा देखिए, जैसे अभी रफीक साहब ने भी जिक्र किया टीडीआर, तो यानी बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स और वीपीएस सेविंग अकाउंट्स, इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए मैं समझा सकूँ। देखिए सेविंग अकाउंट्स में लोग पैसे क्यों रखते हैं? ज़ाहिर है कुछ एक तो सेवर इमरजेंसी फंड के लिए कि वक्त पे फ़ौरन काम आ जाए। म्यूचुअल फंड्स आपको थोड़ा सा बेनिफिट देता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए रिटर्न्स कंपेयर टू बैंक थोड़े से बेहतर आ सकते हैं। इसी तरह वीपीएस जो है या रिटायरमेंट प्लानिंग, ये आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव का फ़र्क है कि ये वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लस फिर ये डिसिप्लिन एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरह से एक इसमें ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद टैक्सेस की अभी एग्जांपल हुई कि म्यूचुअल फंड में भी टैक्स है 15% है, बैंक में भी टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है। वीपीएस में क्या टैक्स है? तो वीपीएस में फ़ायदा ये है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट अभी करंट सिनेरियो के मुताबिक आपका जितना भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उस पर आप टैक्स 100% बचा सकते हैं। वो इस तरह कि पहले लमसम अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं 50%, लेट से जो भी आपका 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपकी रिटायरमेंट के वक्त का अमाउंट है उसमें से आधा आपने विड्रॉ कर लिया
टैक्स फ्री, उसको आप किसी और जगह म्यूचुअल फंड में या बैंक में या TDR में कहीं भी इन्वेस्ट करें जिससे आपको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम आती रहे, या अगर कोई बड़ा खर्चा आपने सोचा हुआ है आप वो करें, और जो बाकी बची हुई रकम है उसको आप मंथली एज अ पेंशन ले सकते हैं। तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो होगा ये कि एनविटी प्लान कहते हैं या इनकम पेमेंट प्लान कहते हैं, तो उसमें आपका ही पैसा फर्दर इन्वेस्टेड रहेगा, उस पर प्रॉफिट भी आता रहेगा और वो आपको मंथली बेसिस पे एज अ पेंशन, या आप ये कहें कि आपकी जो लास्ट सैलरी थी, जो आपको इनकम की एक आदत है वो ब्रेक ना हो, तो आप इतने कंट्रीब्यूशंस कर लें कि आपकी मंथली जो पेंशन के तौर पे जो आपको पैसे मिले वो आपकी उस सैलरी के बराबर हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिटायरमेंट पे पहुंचेंगे भी तो भी आपकी जो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम थी थ्रू योर सैलरी वो जारी रहेगी। तो एक BPS का ही टैक्स का फ़ायदा है। फिर उसके बाद आप ये कह लें कि इसमें डिसिप्लिन ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड और बैंक में टाइम आप पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन ये जब आप जमा कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए, तो ऑब्वियसली इसमें एक ये बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और स्मार्ट सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ हमारे आज को महफूज बनाती हैं बल्कि एक मुस्तहकम और खुशहाल कल की बुनियाद भी रखती हैं। तो बिल्कुल जी, हमने आज से ही सोचा। इस समय एक चीज़ जिक्र करनी रहेगी, हमारे JS इन्वेस्टमेंट्स में VPS में इन्वेस्टमेंट करने का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। अच्छा, ओके। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेट से आपकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई और बादल नखास्ता आपको कुछ होता है, तो JS इन्वेस्टमेंट की तरफ से फ्री तकाफुल कवरेज है 5 मिलियन तक की, कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आपका सम अश्योर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत जी, तो यानी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद। बिल्कुल जी, आप अपने जो घर वाले हैं उनके लिए ही सोच रहे होते हैं तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। कैसा लगा रेडियो पे बात करके? वह हमेशा तो वैसे आप हमारे पास आते ही रहते हैं हमारे स्टूडियो में, तो रेडियो कैसा लगता है? रेडियो पे बात करना, सुनते हैं रेडियो? जी बिल्कुल, बिल्कुल सुनते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा सुनते थे, बस अब टाइम की किल्लत की वजह से कम सुनते हैं, लेकिन आपके शो अक्सर सुनते रहते हैं। तो आप समझते हैं कि रेडियो अभी भी लोग सुनते हैं? जी जी बिल्कुल, कॉल से अंदाज़ा होता है कि लोग सुनते हैं। फिर उसके बाद फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल जी, आप जितना भी कमा रहे हो, ठीक है, वैसे भी है कि आप जो खर्च करें अपनी चादर को देख के खर्च करें, और जितना भी कमाते हैं उसमें से अगर आप 10%, मैं कहती हूँ कि 2% भी जाने आप निकाल के अलग रखना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता यकीनन आप कुछ ना कुछ तो सेविंग्स करते रहेंगे। और हर कोई अपने मुस्तकबिल को अच्छा देखना चाहता है, और मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि जी ये तो सिर्फ बहुत जो वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनका काम है। नहीं जी, आप पहला स्टेप तो लेके देखिए, लेकिन आप भी आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आपकी भी कोई कामयाबी का सफ़र है, कुछ आप भी हमसे अच्छी सी बात शेयर करना चाहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं, आपका कोई ऐसा ब्रांड है, तो प्लीज़ आप ज़रूर स्टूडियो में आइए और अपनी कामयाबी का सफ़र हम सबसे शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड के साथ। अल्लाह हाफिज़।